नमस्कार मित्रों। आज के लिए जो विषय मैं उठा रहा हूं उसके बारे में हिंदी क्षेत्र में बड़ा स्थिर किस्म का भ्रम है। स्थिर इसलिए कि जितना भी समझाओ, तर्क दें, वो तर्क अपनी जगह, लेकिन वो एक जो कहावत है कि पनाला बहेगा यहीं, तो अपने आग्रह से या दोष नहीं दे रहे हैं, आदतन हम वही लिखते हैं और फिर तर्क देने लगते हैं। भाषिक तर्क लोग ग्रहण नहीं कर पाते। वो या तो परंपरागत रूप उठाते हैं या फिर ये लिखा जाता है बहुमत से, तो ऐसा ही क्यों न लिखा जाए। अब आप कैसा लिखते हैं, कैसा पढ़ते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन भाषा क्या चाहती है, भाषा में क्या होना चाहिए, इसकी बात हम उठाते रहे हैं। वही मैं आज उठाने जा रहा हूँ, ये मानते हुए कि इसमें तर्क बहुत से होंगे, प्रायः अपने अपना तर्क देते दिखाई पड़ते हैं। मैं जो तर्क दे रहा हूँ वो मेरा नहीं है, भाषा की प्रवृत्ति का है, व्याकरण का है। वो है क्रियापदों में या विध्यर्थक क्रियाओं में लिया, लिए, लिए या लिए, खाए या खाए, गाए गीत या गाए गीत। तो ये या श्रुति या शुद्ध स्वर, इनमें से क्या हो। देखिए, एक तो बिना सिद्धांत के भाषा की प्रवृत्ति की ही बात करें, और हम ये मान के तो चलते ही है कम से कम कि हिंदी खड़ी बोली से विकसित हुई है, तो खड़ी बोली में स्वरांतता की प्रवृत्ति है। खड़ी बोली क्षेत्र में य का प्रयोग ऐसी स्थिति में नहीं होता, य श्रुति के रूप में, वहां सीधे हम स्वर बोलते हैं। और भाषिक नियम क्या है? भाषिक नियम देखिए बड़ा साफ है। देखिए, भूतकाल बनाने के लिए हम व्याकरण में कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। जैसे आ प्रत्यय भूतकाल का है और पुल्लिंग का है। ई प्रत्यय भूतकाल का है, स्त्रीलिंग का है। और बहुवचन में आ के स्थान पर ए और ई के स्थान पर ई, चंद्र बिंदु के साथ, और चंद्र बिंदु के स्थान पर अब केवल बिंदु लगाया जाता है क्योंकि मात्राएं हैं, वो हम अनेक बार कह चुके हैं। अब होता यह है कि हम कोई धातु ले लेते हैं। पढ़ एक हमने धातु ली, पढ़ा, आप प्रत्यय लगेगा पढ़ धातु में, भूतकाल एक वचन, समाचार पत्र पढ़ा। भूतकाल बहुवचन पढ़े, समाचार पत्र पढ़े। यहां कठिनाई नहीं है, चला चले, लिखा लिखे। इस तरह से इसके स्त्रीलिंग में भी नहीं है, मैंने चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठियां पढ़ी, और वह 2 कदम चली, वह 4 कदम चली। यहां भी दिक्कत नहीं है। कठिनाई है इनके ये या ए प्रत्यय जहां लगते हैं, वहां हम आकारांत धातु अगर लेते हैं, जैसे गा, गाने के अर्थ में। अब ध्यान दीजिएगा कि भूतकाल का प्रत्यय इसमें हम जोड़ेंगे तो गा के साथ आ, संधि होगी सामान्य भाषा नियमों से, तो या तो बनेगा गा। अब वो अर्थभ्रम है, मैंने गाना गाया, हम जो कहते हैं मैंने गाना, गा प्रत्यय की जगह हम सीधे सीधे आ लगा रहे हैं। भूतकाल गा धातु के साथ सीधे सीधे आ का प्रत्यय लगा, मैंने गाना गा। या हम
फिर रुक के बोलेंगे गाना गा आ, कोई अर्थ नहीं देता, वाक्य तो पूरा अर्थ देना चाहिए। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थितियों में ये भाषिक नियम है, अन्य भाषाओं में भी है कि एक य या व श्रुतियां आती हैं और यहाँ य श्रुति आती है। श्रुति को मैं सामान्य भाषा में कहूँ तो एक ऐसा मेहमान है, ऐसी मेहमान कह लीजिए, ऐसी अतिथि है जो हमें सहारा देती है दूसरे को बोलने के लिए, स्वर लगने के लिए। एक टेक है, एक बैसाखी है, अपरिहार्य हो जाती है तो आती है, अन्यथा उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में जब हम गा आ कहते हैं तो श्रुति आएगी, मैंने गाना गाया, श्रुति य है और वो आ प्रत्यय फिर भूतकाल एक वचन का जोड़ेगा, मैंने गाना गाया। अब ठीक है, श्रुति जी ने कहा हमारा काम कर लिया, गाया बना। अब बहुवचन में हम फिर ये तर्क देते हैं साहब यहां गाया हो गया इसलिए यहां गाये होगा, य पर एक ही मात्रा के साथ, क्योंकि ऊपर भी पढ़ के पर एक ही मात्रा के साथ पढ़े हुआ है, चले, तो गाये। तर्क ठीक है। थोड़ा सा विचारिए, गा ये जब आप लिख रहे हैं तो गा तो धातु है, निस्संदेह क्रिया रूप है मूलतः, और ए हमने बहुवचन की क्रिया लगाई। अब ये देखिए कि गाये हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तुलना कीजिए, गा आ हम नहीं बोल सकते थे, क्रिया का हम गा आ रूप नहीं बना सकते थे, गा रूप भी नहीं बना सकते थे भूतकाल का, वो कुछ और अर्थ हो जाता, गा आदेशात्मक हो जाता। लेकिन यहां गा और ए बीच में यह श्रुति की आवश्यकता है ही नहीं, हम सीधे बोल सकते हैं गाए, हमने गाने गाए। जैसे ऐसे ही जैसे हमने ऊपर कहा था हमने फल खाए, या हम पढ़े तो खा, खाए, गा, गाए। लेकिन एक वचन में फल खाया, बहुवचन में फल खाए। अब हम अगर ये लगा रहे हैं, हम कहते हैं तर्क देते हैं हम लोग कि नहीं यही सुनाया जा रहा है, और दूसरा तर्क देते हैं जब आपने यहां गाया कहा तो यहां गाए, खाया, खाए, उसी या पर तो हमने आ की मात्रा हटा के एक ही मात्रा लगा दी, बिल्कुल ठीक। लेकिन भाई जिस श्रुति पर आपने ये मात्रा लगाई है वो श्रुति की यहां आवश्यकता है ही नहीं, हम बिना उसके बोल सकते हैं। जब हम श्रुति के बिना बोल सकते हैं तो हम क्यों जबरदस्ती पुरुष को बुलाएंगे, और क्यों श्रुति मेहमान हमारी बिना बुलाए आएंगी? क्योंकि बुलाने, उनको बिठाने, उनको संभालने, उनको उचित स्थान देने का स्थान हमारे पास है ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ऐसे में हम श्रुति को दूर से नमस्कार कहते हैं कि आपकी आवश्यकता नहीं, हमारा काम चल रहा है, जहां आवश्यकता नहीं होगी हम जरूर बुलाएंगे। तो गाये, इसी तरह से गाये के स्थान पर गाये, इसी तरह से बहुवचन में भी गायी या गायी नहीं होगा, गायी और गायी, क्योंकि सीधे ई और ई प्रत्यय जोड़ेंगे। तो स्पष्ट है कि जहां श्रुति की आवश्यकता नहीं है वहां उसको बुलाना निरर्थक है, भाषा नहीं चाहती उसको। तो इसे हम भाषा नियम कहते हैं, भाषिक नियम ये हैं। भाषिक नियम ये हैं कि जो तो हमारे सामान्यतः जिनमें आ लग सकता है, जिन भी धातुओं में, सैकड़ों धातु में है, क्रिया रूप है मूल, उनके साथ तो सीधे जुड़ेंगे, पढ़ा पढ़े, लिखा लिखे वगैरह जैसा हमने कहा। किंतु जहां हम उन प्रत्ययों को, उन प्रत्ययों को, भूतकालिक प्रत्ययों को जोड़ने के बाद जहां अर्थभ्रम हो रहा है, जहां उनके रूप संभव नहीं है, वहां हम यह श्रुति की आवश्यकता लेते हैं। और जहां यह श्रुति की आवश्यकता नहीं है तो वहां वो श्रुति आएगी ही नहीं, तो उनकी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए एक वचन भूतकाल में यह श्रुति आएगी, बहुवचन में या स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन में उसकी कोई संभावना नहीं है। तो नियम तो ये है। अब हाँ, लगे हाथ ये भी चाहिए, चाहिए, वहां भी मत वैभिन्न होता है, चाहिए लिखें या चाहिए लिखें, नया या नई वगैरह। तो वहां नियम ये कहता है कि
नियम निष्पादित मानक वर्तनी जो है वो ये कहती है कि विकल्प से मान लिया जाए। चाहें तो ये प्रयोग कर सकते हैं विकल्प से स्वर या श्रुति, लेकिन सवाल वहां भी यही है कि चाहें तो नया, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहा नया नई वैसे स्वीकार्य है, मानक वर्तनी भी कहती है नया को नई दिल्ली लिखें या नई दिल्ली लिखें, लेकिन वो बात जो पहले मैंने कही थी स्वरांतता की प्रवृत्ति के अनुसार यहां भी नई लिखने के स्थान पर नई दिल्ली लिखना वरेण्य है, कहते हैं वो प्रेफरेबल है। दूसरी चीज और भी है नया के साथ, कई तर्क होते हैं मेरे मित्रों से, कहते हैं हम नया के साथ, नया मूल रूप है क्योंकि मूल आप ये कहते हैं कि मूल शब्द में अगर य है, शब्द की रचना संरचना के भीतर अगर य है तो उसको स्वर नहीं होगा। जैसे स्थायी शब्द है, पद पर स्थायी है, स्थायी पद, और पद का स्थायित्व। अब स्थायी है मूल में तो हम स्थायित्व नहीं लिखेंगे, स्थायित्व ही होगा क्योंकि उसका घटक है वो शब्द का। जहां घटक है वहां स्वर नहीं आएगा, लेकिन जहां घटक नहीं है वहां संभावना है। तो स्थायित्व है। ऐसे अव्ययी भाव एक समास का नाम है, उसको हम अव्ययी भाव नहीं करेंगे। दायित्व एक है आपका, दायित्व उत्तरदायित्व, उसको हम इत्व नहीं करेंगे क्योंकि उसके घटक में उत्तरदायी, दायी, और दायित्व, उत्तरदायित्व, ये सब य से लिखे जाएंगे, इसलिए कि यह यहां श्रुति नहीं है। श्रुति मैंने कहा था जो बीच में सहारे के लिए आती है, यहां सहारे के लिए नहीं यह आया है, यहां यह उसका घटक है, उसका अंग है, उसके बिना वो शब्द बनता नहीं है, इसलिए यहां वो रहेगा। इसी तर्क पर वो कहते हैं साहब नया में नया उसी का घटक है, और आप ये कहते हैं तो फिर हम नई दिल्ली या नए फल, नए लोग, नए कपड़े ये क्यों न लिखे। एक सीमा तक बात समझ में आती है और नियम ये कहता भी है कहाँ विकल्प है, आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर एक बात तो वही है कि स्वरांतता की प्रवृत्ति है हिंदी में, तो हम स्वर क्यों न चुने। तो इस तरह से लिए अमुक के लिए आपका दायित्व मैं आपके लिए लाया हूं, लिए जैसे है आपके लिए उसका संप्रदान कारक का प्रत्यय है, तो वहां भी स्वर की आवश्यकता है। तो मेरा विचार है कि आज हम लोग यही समाप्त करें। जैसा मैंने नियम बताया था, आप जो प्रयोग करते हैं आप जानें। ये उठाना मैंने इसलिए आवश्यक समझा कि इस पर अनेक बार आप लोगों ने देखा होगा कि अनेक मंचों में, ट्विटर में और फेसबुक में और गोष्ठियों में और विचार गोष्ठियों में ये बात प्रायः उठती है, क्योंकि ये प्रयोग बहुत होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी बारंबारिता ज़्यादा है। बारंबारिता अधिक होने से इसमें गलतियां भी अधिक होती हैं और इस अपने आग्रह भी बहुत हैं। तो मेरा विश्वास है कि ये एक सीमा तक आपके भ्रमों का निवारण करेगा। आग्रह अगर आपके पास है तो उस आग्रह का तो भाई कोई इलाज नहीं है। थोड़ा सा मैं ये कहा करता हूँ, इसलिए मत मानिए कि मैंने कहा, मैं कोई नियम प्रतिपादक वैयाकरण नहीं हूँ। मैं अपने अनुभवों के आधार पर उनकी विवेचना करते हुए जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं उसे आप लोगों के साथ साझा किया करता हूं। आज मुझे अनुमति दीजिए, आपको ये कार्यक्रम छोटे छोटे टुकड़ों में लेकर मैं आता हूं, कैसा लगता है इस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहती है। और मुझे भी आत्मालोचन करने का, आत्मावलोकन करने का अवसर मिलता है। और तो ये कार्यक्रम अगर आप लोगों को प्रिय लग रहा हो, उपयोगी भी लग रहा हो, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।